प्यारे बच्चों, वेलकम, नमस्कार आप सभी को। मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा आप सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार राज्य की ओर से दिए गए। उनके अंतर्गत हमें राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिली, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता मिली, लेकिन अपने नागरिकों के लिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और सामाजिक रूप से उसको व्यवस्था को ठीक प्रकार से स्थापित करना जरूरी था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया कि हमारे संविधान में कुछ राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी शामिल किया जाए। तो आयरलैंड को आज़ादी मिली और उसने अपना संविधान 1937 में बनाने का काम किया। वहाँ मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन्होंने अपने संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी शामिल करने का काम किया। और उसी बात का अनुसरण करते हुए हमने जब संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाने का काम किया, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में कुछ राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया। जैसा आप सभी को पता है, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है। तो इन अनुच्छेदों को जिस तरह से 22 भागों में बांटा गया है, तो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताने का काम किया गया है। आज मैं आपके सामने एक एक करके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताने की जो बात है उसको विस्तार से आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 36 में क्या बात बताई गई है। हमारे नागरिकों के लिए राज्य की ओर से क्या क्या उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में और सामाजिक रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की व्याख्या की गई है। राज्य यानी कि भारत छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक भारतीय संघ का निर्माण किया गया है। इसलिए हमारे देश को संघात्मक या संघीय व्यवस्था वाला देश कहा गया है। जैसा कि अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ 50 राज्य है, 50 राज्यों को मिलाकर के संयुक्त राज्य अमेरिका उसका नाम दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जैसा आप सभी को पता है, अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश उनकी संख्या 9 हो गई है। ये भी आपके लिए ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जब किसी बड़े राज्य का निर्माण किया जाता है तो वो संघवाद कहलाता है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की व्याख्या की गई है। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि अनुच्छेद 37 में ये बात बताई गई है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है और नीति निर्देशक सिद्धांत वो न्याय संगत नहीं है। यानी कि यदि हमें मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो हम इसके लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। दूसरी ओर यदि नीति निर्देशक सिद्धांतों को राज्य की ओर से या सरकार की ओर से लागू नहीं किया जाता तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 की अगर मैं बात करूं, वहां राज्य के कल्याण के लिए, अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित की गई है। अनुच्छेद 39 में सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों को अपनाने की बात बताई गई है। सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक हितों का भी यहां ध्यान रखा गया है। अनुच्छेद 40 की अगर मैं बात करूं, यहां गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्तर पर वो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित करना, तो पंचायतों की गठन की बात जो है वो अनुच्छेद 40 में रखी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद, बार बार इसको पूछा जाता है, विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं ली जाती है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखोगे। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात बताई गई है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक हितों की बात यहां रखी गई है। अनुच्छेद 42 में काम,
और प्रसूति गृह केंद्र यानी कि न्यायिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था की बात यहाँ की गई है। प्रसूति गृह केंद्र सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे महिलाओं की डिलीवरी से संबंधित इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं कि प्रसूति गृह केंद्र, ये बड़ा जरूरी है समाज कल्याण के हित में और महिलाओं के कल्याण के लिए। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसमें काम और उसके साथ साथ प्रसूति गृह केंद्रों की व्यवस्था बताने का काम किया गया है अनुच्छेद 42 के अंदर। अनुच्छेद 43 के अंदर जो बात है वो ये है कि जीविका उपार्जन यानी कि मजदूरी की व्यवस्था की गई है। वो देश के अंदर चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए काम की व्यवस्था हो, काम के बदले में वेतन की व्यवस्था हो, साथ में अवकाश यानी कि छुट्टी प्रदान करने की व्यवस्था हो। जीविका उपार्जन यानी कि अपना निर्वाह चलाने के लिए मजदूरी देना भी राज्य के लिए जरूरी होगा। अनुच्छेद 44 में 4 और 4 दोनों समान अंक है। समान नागरिक संहिता, समान अंक, समान नागरिक संहिता अच्छी प्रकार से याद रखना है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था देश के अंदर हो, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 44 के अंदर। अनुच्छेद 45 के अंदर जैसा गांधी जी का सपना था कि बच्चों के लिए उनके के लिए शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा की व्यवस्था हो, ऐसा अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अनुच्छेद 46 के अंदर ये बात बताई गई है, वो चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे कबीले हो यानी कि अनुसूचित जनजाति हो, उनके लिए आर्थिक हितों की बात के साथ साथ शिक्षा के प्रबंध की बात भी उनके लिए यहाँ निर्धारित की गई है। आगे अनुच्छेद 47 में जो बात है वो अच्छे जीवन स्तर की बात है, अच्छे पौष्टिक भोजन की बात है, यानी कि स्वास्थ्य की ओर भी यहाँ ध्यान रखने की बात अनुच्छेद 47 में बताई गई है। हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों की ये बात चल रही है, आप सभी को बड़े ध्यान के साथ इन बातों को अपने जहन में बिठा लेना है। आगे अनुच्छेद 48 में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ, कृषि और पशुपालन कि यहाँ बात की गई है अनुच्छेद 48 के अंदर। कृषि और पशुपालन, आधुनिक तरीके से कृषि हो और पशु भी जो है वो भी उनकी नस्ल में सुधार हो, चाहे गाय की बात है, चाहे किसी बछड़े की बात है, चाहे दुधारू पशु की बात है, उनके हितों की रक्षा भी यहाँ रखने की बात भारतीय नागरिकों के लिए रखी गई है। अनुच्छेद जो 49 है इसके बाद, वहाँ ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना, ये बात इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि ऐतिहासिक स्मारक है, वो पुरानी इमारतें हैं, उनकी रक्षा करने की बात यहाँ इसमें रखी गई है। आगे अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत देखने को मिलती है। कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम करेगी, न्यायपालिका अपने क्षेत्र के अंतर्गत काम करेगी। चेक्स एंड बैलेंस यानी कि दूसरे के कार्यों में वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस बात को यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत स्थान देने का काम किया गया है। आगे अनुच्छेद 51, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग स्थापित करने की दिशा में यहाँ ये सब बातें रखी गई है। यानी कि एक राष्ट्र चाहे इंटरनेशनल लॉ है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन है, उनका ध्यान रखेगा, दूसरे पर आक्रमण करने की नहीं सोचेगा, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, शांतिपूर्ण और सहयोग की नीति का अनुसरण करेगा। वो इंटरनेशनल लॉ है या ट्रीटी है यानी कि समझौते है या संधि है या कानून है, उनके मान और सम्मान की बात यहाँ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। तो 36 से लेकर 51 के बीच में ये नीति निर्देशक सिद्धांत एक एक करके मैंने बताने का काम किया है। ये भी मौलिक अधिकारों के बाद आपको अच्छी प्रकार से इनको याद रखना है। वो एक बार फिर मैं इसको दोहराने का काम करूंगा। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य शब्द की व्याख्या की गई है। 37 के अंदर यानी कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। 38 में सामाजिक व्यवस्था की बात, 39 में सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों की बात, 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात, 41 में काम, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक हितों की बात, 42 में काम और प्रसूति गृह केंद्रों की बात, 43 में जीविका उपार्जन के लिए वो काम के बदले में वेतन, महिलाएं और पुरुषों को एक समान काम मिले, एक समान वेतन मिले, ऐसा कहा गया है 43 के अंदर। 44 के अंदर एक समान नागरिक संहिता की बात, 45 के अंदर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के प्रबंध की बात,
46 के अंदर अनुसूचित जाति और कबीलों के लिए शिक्षा के प्रबंध की बात, और साथ में आर्थिक हितों की बात, और 47 के अंदर पौष्टिक भोजन की बात, 48 के अंदर कृषि और पशुपालन की व्यवस्था की बात, 49 के अंदर ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा की बात, 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात, और 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने की बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात। तो ये सभी बातें एक एक करके आप के द्वारा अत्यंत ध्यान से इनको किताब के अंदर भी आप जैसा कुछ बातें हमें सुन करके आप जान पाओगे, कुछ बातें आप अपने किताब में बड़ी डिटेल के साथ आप के द्वारा वो पढ़ी जानी चाहिए, तभी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एनटीएससी की जो परीक्षा की तैयारी करनी है वो उसके लिए आपको बड़े विस्तार से पढ़ना है, बड़ा ध्यान लगा करके पढ़ना है, अपने आप को रिलैक्स रख करके प्यारे बच्चों पढ़ने का काम करो, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे और अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार।